महाराष्ट्र के नासिक में देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के ऑफिस से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे कॉरपोरेट सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि पिछले कई सालों से यहां काम करने वाली महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा था। शिकायतें की गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और अब जांच में एक ऐसा पैटर्न सामने आया जिसमें उत्पीड़न के साथ साथ धार्मिक दबाव के आरोप भी जुड़े हैं। क्या सच में देश की सबसे भरोसेमंद आईटी कंपनियों में से एक के ऑफिस के अंदर सालों तक कुछ ऐसा चलता रहा जिसे कोई रोक नहीं पाया? क्या एचआर जिसे सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है वो खुद इस खेल का हिस्सा बन गए थे? जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे टीसीएस नासिक कांड की वो पूरी कहानी जो धीरे धीरे खुली और हर परत के साथ और खौफनाक होती चली गई। कहानी शुरू होती है फरवरी 2022 से और पहुंचती है मार्च 2026 तक। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 4 सालों के दौरान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नासिक ऑफिस में काम करने वाली कई महिला कर्मचारियों के साथ बार बार यौन उत्पीड़न हुआ। सोचिए, एक ऑफिस जहां लोग अपने करियर को बनाने जाते हैं, वहां अगर हर दिन डर के साथ गुजरने लगे तो क्या होगा? इन महिलाओं ने हिम्मत दिखाई, शिकायत की, ईमेल के जरिए एचआर तक अपनी बात पहुंचाई। लेकिन जब शिकायतें की गई तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या शिकायतें दबा दी गई या जानबूझकर नजरअंदाज किया गया? फिर मार्च 2026 के आखिर में एक महिला कर्मचारी देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो बताती है कैसे एक सहकर्मी ने शादी का झांसा देकर लंबे वक्त तक उसका शोषण किया, उससे कई झूठ बोले। यहीं से इस कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक और शिकायत थी। इसमें दावा किया गया कि एक 20 साल की महिला ऑफिस के माहौल के असर में धीरे धीरे अपनी धार्मिक आदतें बदलने लगी थी। जब परिवार को शक हुआ, उन्होंने उसे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया। अब सवाल और गहरा हो जाता है, क्या ये सिर्फ उत्पीड़न था या इसके साथ कुछ और भी चल रहा था? इन्हीं शिकायतों के बाद पुलिस हरकत में आती है, लेकिन खुले तौर पर नहीं। 147 कर्मचारियों वाले इस ऑफिस में चुपचाप जांच शुरू होती है। महिला कांस्टेबलों को हाउसकीपिंग स्टाफ बनाकर अंदर भेजा जाता है ताकि सच्चाई बाहर लाई जा सके। और फिर जो सामने आया उसने सबको हिला दिया। 3 अप्रैल तक कुल 9 एफआईआर दर्ज हो जाती हैं। 8 महिलाओं ने यौन उत्पीड़न और धार्मिक टिप्पणियों की शिकायत की, जबकि एक पुरुष कर्मचारी ने धार्मिक भावनाएं आहत होने का मामला दर्ज कराया। अगर इन शिकायतों को ध्यान से देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। गलत तरीके से छूना, पीछा करना, अश्लील बातें करना, मानसिक दबाव बनाना, और ये सब महीनों नहीं बल्कि सालों तक चलता रहा। लेकिन मामला यही नहीं रुकता। कुछ पीड़िताओं ने यह भी आरोप लगाया कि उन पर धार्मिक दबाव बनाया गया, उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कहा गया, अपनी मान्यताओं के खिलाफ खाने के लिए मजबूर किया गया और यहाँ तक कि धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव डाला गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, एक एक कर नाम सामने आने लगते हैं। दानिश शेख, तौसीफ अतर, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, आसिफ अंसारी, अश्विनी चैनानी और एचआर एग्जीक्यूटिव निदा खान। आरोप सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि एक पूरे के पूरे ग्रुप पर लगते हैं। एसआईटी की जांच में सामने आता है कि कई टीम लीडर्स और एचआर से जुड़े लोग मिलकर कर्मचारियों को टारगेट कर रहे थे। अब अगर 9 एफआईआर की कहानियों को जोड़कर देखें तो कहीं शादी का झांसा देकर शोषण, कहीं ऑफिस में घूरना, अश्लील टिप्पणी, कहीं मीटिंग के दौरान अभद्र व्यवहार, तो कई महीनों तक पीछा करना और मानसिक दबाव बनाना जैसी घटनाएं सामने आती हैं। सबसे गंभीर आरोपों में धार्मिक तौर तरीकों को अपनाने का दबाव बनाया गया, जैसे नमाज पढ़ना, खान पान में बदलाव करना और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना। क्या ये सब सच है? क्या ये सब संयोग है या एक सुनियोजित तरीका? जांच में ये सामने आता है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आरोपी आपस में बातचीत करते थे। वहां ये तय होता था किसे कैसे
टारगेट करना है। हालांकि कई चैट्स डिलीट करने की बात भी सामने आई है, लेकिन फॉरेंसिक टीम उन्हें रिकवर करने में जुटी है। पुलिस का दावा है कि निदा खान इस पूरे नेटवर्क की अहम कड़ी थी। वो पीड़ित महिलाओं के संपर्क में रहती थी, उन्हें धार्मिक तौर तरीकों को अपनाने के लिए दबाव डालती थी और कई मामलों में आरोपियों का साथ भी देती थी। अब तक 12 पीड़ित मामले सामने आ चुके हैं और संख्या बढ़ने की आशंका है, लेकिन कई लोग अब भी सामने आने से डर रहे हैं क्योंकि बदनामी का डर और सिस्टम पर भरोसे की कमी। इस बीच गिरफ्तारियां होती हैं। 6 से 7 कर्मचारियों को हिरासत में लिया जाता है, जिसमें टीम लीडर और HR मैनेजर तक शामिल हैं। अश्विनी चैनानी को पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है, जबकि निदा खान फरार बताई जा रही हैं। जांच में 78 ईमेल और कई चैट्स को खंगाला जा रहा है। ये भी सामने आया कि कुछ शिकायतों को दबाने की कोशिश हुई। यहाँ तक कि एक पीड़िता से कहा गया, तुमको क्या फेमस होना है? अब सवाल उठता है, अगर ये सब सच है तो इतने सालों तक ये चलता कैसे रहा? क्या कंपनी का सिस्टम फेल हुआ या किसी ने जानबूझकर आंखें मूंद ली? कंपनी ने कहा कि आरोपियों को सस्पेंड कर दिया गया है और जीरो टॉलरेंस नीति लागू की जा रही है। टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने इसे गंभीर बताया और आंतरिक जांच शुरू की जा चुकी है, इस बात की जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष का कहना है कि आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और सामान्य बातचीत को अपराध बना दिया गया। पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी बड़े संगठित धर्म परिवर्तन के सबूत तो नहीं मिले, लेकिन जो पैटर्न सामने आया है वो कई सवाल खड़े करता है। क्या ये सिर्फ एक ऑफिस की कहानी है या कॉर्पोरेट दुनिया की उस साइड की जिसे हम देखना ही नहीं चाहते? कई FIR, कई पीड़ित, एक फरार आरोपी और जांच जो अभी चल रही है। अब आगे क्या होगा? क्या सभी पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा? क्या कंपनी के अंदर की जिम्मेदारी तय होगी या ये मामला भी धीरे धीरे फाइलों में दब जाएगा? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली सच अभी सामने आना बाकी है। उत्पीड़न के मामले तो कई सामने आए और कई बार इन्हें फाइलों में दबा भी दिया गया, लेकिन इस बार क्या ये मामला उससे भी ज्यादा बड़ा था? क्या जैसा दिख रहा है उससे भी बड़ा कुछ प्लान किया जा रहा था? समय और जांच के साथ सब कुछ साफ हो जाएगा। जर्नोस्कोप के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही।